प्रणाम, नमस्ते आप सभी को। गुड इवनिंग, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आपके अपने HKB यानी हिंदी की बात यूट्यूब चैनल पर। क्लास शुरू करें। आवाज आ रही है सबको साफ एकदम? एक बार बता दो मुझे। प्रणाम, नमस्ते आप सभी को। गुड इवनिंग। शुभ संध्या सभी को। बिल्कुल अभिनंदन आप सभी का। और गुरुवार को आप सभी को शुभकामनाएं कि आप एक बहुत अच्छे गुरु पद पर प्रतिष्ठित हों। तनु सिंह राठौर जी और तमाम साथी भवानी सिंह यादव जी सब जो जुड़े हैं सबका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। भगवान आप सभी के सपने पूरे करे, आप सभी की मनोकामना पूरी करे। मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। एक बार क्लास शुरू करें और उस पर चर्चा करें उससे पूर्व आप सभी से आग्रह है कि अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, बुला लीजिए जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं। उनका सपना है इस राजपत्रित पद पर प्रतिष्ठित होना, इसे प्राप्त करना और आजीविका के साथ साथ देश के भविष्य निर्माण में अपना अहम योगदान देना। सभी साथी जो पधारे सबका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आते जाएं, एक बार फटाफट शेयर कर दें, क्लास को लाइक करें। आप लोगों को आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुन लिया है। राम राम सभी को, राधे राधे सभी को, खम्मा घणी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अब शुरुआत करें कि आज ये जो क्लास है वो किस विषय को लेकर के है। आज की जो क्लास है आप सबको विदित है कि RPSC ने ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर का पाठ्यक्रम परिवर्तित किया है, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। और उस आंशिक रूप से परिवर्तित पाठ्यक्रम में कुछ रचनाएं जोड़ी हैं, 9 से और 12 की रचनाएं हटा करके। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकें चल रही थी, क्षितिज, कृतिका, आरोह, वितान और अंतरा, अंतराल, अभिव्यक्ति और माध्यम, कक्षा अनुसार इनके भाग थे जी। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन किताबों को हटा करके और उनके स्थान पर नई रचनाएं जोड़ी हैं और उन नई रचनाओं में आधुनिक कहानियों में से आपको एक कहानी दी है, यही सच है। इस पर आज हमें चर्चा करनी है, ये हमारी चर्चा का विषय है। और जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कथा विधा में आप उपन्यास के भीतर और कहानी के भीतर दोनों के बीच एक नाम पड़े हैं, बड़ा चर्चित सा नाम है, जिनका नाम है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी की ये कहानी है, यही सच है। इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है ना। तो बड़ी प्यारी सी कहानी है, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊं। अभी आप तमाम साथियों के पास में शायद ये मूल रचनाएं आ नहीं पाई हैं, तो जैसे जैसे ये बाजार में आएंगी आप सबको उपलब्ध हो जाएंगी। मेरे पास ये कहानी है और कुछ ही देर में आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं कि मन्नू भंडारी के जीवन को लेकर के जो बातें हैं, इनके कथाकार रूप में इन्होंने जो योगदान दिया है हिंदी में, उसको लेकर के। महिला लेखिका हैं और स्त्री पुरुष संबंधों को केंद्र में रख करके और इन्होंने अपनी जो कथा विधा है उसमें रचनाएं प्रस्तुत की हैं। कहानी की बात कर रहे हैं तो पहला कहानी संग्रह इनका मैं हार गई 1957 में आया और उसके बाद में ये जो कहानी है 1966 में प्रकाशित हुई, यही सच है। इस पर मैं पहुंचूं और आपको लेकर के वहां तक चलूं, ठीक है ना। ये मन्नू भंडारी जी का नाम है और यहां से शुरुआत हम लोगों को करनी है, ठीक। आप लोग मुझे बताना कि आपको दिख रहा है क्या साफ साफ। एक बार सूचित करना कि सभी को एक तरह से प्रयास जारी है कि बिना आपके पास पुस्तकों के आप तक कैसे पहुंचाई जाएंगे। कोशिश निरंतर
HKB यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन की आप लोगों तक पहुंच रही है। तो आप मुझे बताएं, आपको साफ दिखाई दे रहा है? ये एक बार बताइए, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है? बोलो। फिर यहां से शुरुआत करते हैं। यहां से साफ दिख रहा है आपको या और बड़ा किया जाए इस साइज को? बताइए। कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब दिख रहा होगा, एक बार देखो आप। PDF को बड़ा साइज में करने की कोशिश है, ये दिख रहा है? हाँ बताइए भवानी सिंह यादव जी, साफ दिख रहा है? बिल्कुल। देखो, मन्नू भंडारी के जन्म की बात करें तो 1931 ईस्वी का इनका जन्म है, 3 अप्रैल 1931 का, है ना। और 1959 में शादी हुई है इनकी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार राजेंद्र यादव जी के साथ में। तो वो व्यक्तिगत जीवन इनका बिल्कुल अलग है, और हम यहाँ पर इस विधा की बात कर रहे हैं जो कहानी हमें लिख करके दी है। थोड़ा सा हिस्सा इसका कटा है, यहां से बड़ा करते हैं इसको। हाँ, नई कहानी के दौर में हिंदी में जिन लेखिकाओं ने कथाकार के रूप में अपना स्थान बनाया, उनमें मन्नू भंडारी एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मन्नू भंडारी ने अपनी कहानियों में स्त्री पुरुष संबंधों को सर्वथा नई दृष्टि से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। पति और पत्नी के संबंध कितने खोखले होते जा रहे हैं, इसका खुलासा उन्होंने अनेक कहानियों में किया है। यहां ये जो बात आई है, हाँ बताएं। बिल्कुल दिख रहा है, ठीक, थैंक यू। यहां ये जो बात आई है ना, ये इस कहानी का विषय नहीं है, ठीक है ना। पति और पत्नी के संबंध कितने खोखले होते जा रहे हैं, इसका खुलासा उन्होंने अपनी अनेक कहानियों में किया है। इसके बाद में, यद्यपि मन्नू भंडारी ने नई कहानी आंदोलन में कोई सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई, तथापि रचनात्मक स्तर पर वे इस आंदोलन और उसकी उपलब्धियों से प्रभावित रहीं। कुल मिलाकर के इस बात के मायने क्या हैं? नई कहानी आंदोलन जो त्रयी के साथ में चलता है, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की त्रयी जो चलती है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ी भूमिका मन्नू भंडारी जी की नहीं रही है, लेकिन उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनको अपनाने की मन्नू भंडारी ने भरपूर कोशिश की है। रचनात्मक स्तर पर वे इस आंदोलन और उसकी उपलब्धियों से प्रभावित रही हैं। यह जरूर है कि उन्होंने आंदोलन की राजनीति और अंतर विरोधों से अपने आप को दूर रखा और अपनी सृजनात्मक सक्रियता को निरंतर आगे बढ़ाया। मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रमुख रचनाओं में आप देखेंगे, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, कलवा, 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के सहकार में, ये इनके उपन्यास हैं मुख्य रूप से। अब यहां पर यदि मैं इन चीजों को आप लोगों को बताने लगूं, इसका प्रकाशन वर्ष, इसका प्रकाशन वर्ष, इसका प्रकाशन वर्ष, तो जो मूल विषय है हमारा, आप लोग याद रखेंगे इस बात को, मुझे भरोसा है, पूरी बात आप मानते हैं कि जिस भी रचना को आप पढ़ रहे हैं, उस रचना की विषय वस्तु को सर्वप्रथम ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि बाकी हिस्सा यदि हम चर्चा करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम वो भाग पूरा करते हैं। यहां पर विषय क्या है हमारा? यही सच है कहानी के बारे में जानना, ठीक है ना। तो आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, कलवा, 1 इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव के साथ में इन्होंने लिखा था, इनके पति थे राजेंद्र यादव। 1 इंच मुस्कान। कहानी संग्रहों की बात करें तो मैं हार गई इनका पहला कहानी संग्रह 1957 में आया। 1959 में इनकी शादी हुई, किनके साथ में? राजेंद्र यादव के साथ में। और उसके बाद में 1964 में दिल्ली में आकर के मिरांडा हाउस कॉलेज में प्रिंसिपल, वो प्रोफेसर बनी है, व्याख्याता बनी है। यही सच है, ये एक कहानी संग्रह का नाम है। 3 निगाहों की एक तस्वीर, नायक, खलनायक, विदूषक, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ आदि। उसके बाद नाटक की बात करें तो बिना दीवारों के घर इनका मौलिक नाटक है, लेकिन ये जो महाभोज आप देख रहे हैं, ये महाभोज नाटक इनके इस महाभोज उपन्यास का ही नाट्य रूपांतरण है। आगे बढ़ेंगे, इससे इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। समय
मूल्यों और परिवेश के परिवर्तन को, आपको मन्नू भंडारी की विचारधारा को समझना है तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है, जो शुरुआत अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं इसको और थोड़ा सा। यहां से समय, मूल्यों और परिवेश के परिवर्तन को मन्नू भंडारी ने बहुत सूक्ष्मता से समझा है। आधुनिक काल की लेखिका हैं, स्त्री पुरुष संबंधों को केंद्र में रख करके, और जो इन्होंने रचनात्मक योगदान हिंदी में अपना दिया है वो स्तुत्य है। समय, मूल्यों और परिवेश के परिवर्तन को मन्नू भंडारी ने बहुत सूक्ष्मता से समझा है, इसलिए उनकी कहानियों में स्वातंत्र्योत्तर भारत के बदलाव के बारीक से बारीक तंतुओं को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। मन्नू भंडारी की कहानियों का मूल क्षेत्र बदलती हुई परिवार व्यवस्था है और परिवार के बीच बदलते संबंधों और मूल्यों के बीच सार्थक भविष्य की खोज उनका मुख्य विषय है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस बात तक पहुंच जाइए। मेरा उद्देश्य क्या है कि यहां पर आपको स्पष्ट रूप से बता दिया मन्नू भंडारी की रचनात्मक जितना भी काव्य है, कथा है, उनका मूल विषय क्या रहा है। मैं वापस उसी को दोहराऊंगा कि मन्नू भंडारी की कहानियों का मूल क्षेत्र बदलती हुई परिवार व्यवस्था है। आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से परिवार बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, और ये परिवार केवल हम उस स्तर तक नहीं समझ सकते जहां प्राचीन और मध्यकालीन स्थितियों में हम कहा करते थे, हम समझा करते थे, हम जानते थे कि संयुक्त परिवार में रहना उचित है, अनुचित है, ये तमाम विवाद के और चर्चा के विषय हुआ करते थे। लेकिन यहां पर मन्नू भंडारी के काव्य में, मन्नू भंडारी की कथाओं में, इनके साहित्य में बिल्कुल हट करके एक नया कलेवर आपके सामने प्रस्तुत किया है इन्होंने। और वो है क्या? वो है स्त्री पुरुष संबंध। बार बार मैं आपको यही कहूंगा। बाद में देखें आप पुनः एक बार, मन्नू भंडारी की कहानियों का मूल क्षेत्र बदलती हुई परिवार व्यवस्था है और परिवार के बीच बदलते संबंधों और मूल्यों के बीच सार्थक भविष्य की खोज उनका मुख्य विषय है। उनकी कहानियों में भारतीय समाज में परिवार व्यवस्था के टूटने का चित्रण इकहरी दृष्टि का परिणाम ना होकर मनुष्य को समग्रता में प्रस्तुत करने वाली दृष्टि का परिणाम है। यहां पर आप बात को समझने की कोशिश करिए कि जहां पर परिवार टूटते हैं वहां पर कहीं ना कहीं केवल ये हम लोग जो पुरुष प्रधान समाज के हिस्सा हैं, वहां पर ये दावा ठोक देते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी जो जिम्मेदारी है, पूरा जो उत्तरदायित्व है संयुक्त परिवार बनाने का, वो एक महिला पर है, वो एक स्त्री पर है, और टूटने का यदि कहीं दोष मढ़ना है तो वो स्त्री पर है। लेकिन फिर भी मैं आपको पुनः यही कहूंगा, ये इस कहानी का विषय नहीं है। वापस आएंगे। उनकी कहानियों में भारतीय समाज में परिवार व्यवस्था के टूटने का चित्रण इकहरी दृष्टि का परिणाम ना होकर मनुष्य को समग्रता में प्रस्तुत करने वाली दृष्टि का परिणाम है। मन्नू भंडारी के कथाकार की दृष्टि को पुरुष या स्त्री के वर्गीकरण द्वारा नहीं समझा जा सकता। पुरुष और स्त्री के वर्गीकरण द्वारा नहीं समझा जा सकता। जैसे हम किसी कहानी को पुरुष संवेदना की कहानी नहीं कहते, उसी तरह किसी कहानी को नारी संवेदना की कहानी कहना भी उपयुक्त नहीं है। क्यों कहा, यह बात क्यों लिखी गई? मित्रों, इस जगह पर हमें समझना है, ये जो यही सच है, कहानी है, ये एक स्त्री, एक महिला, दीपा नाम है उसका, दीपा, उसके मानसिक द्वंद्व की कहानी है। और उस मानसिक द्वंद्व में वह यह तय नहीं कर पाती कि सच क्या है। दो पुरुषों के साथ उसके संबंध बनते हैं मित्रता के, और उस मित्रता के प्रेम के संबंध में वह बड़ी उधेड़-बुन में रहती है, बड़ी असमंजस में रहती है कि आखिर सच क्या है, किसका प्यार सच है, किसका प्रेम मेरे प्रति सच है, निशीथ का या संजय का। जब संजय के संपर्क में आती है तो निशीथ को एकदम, कहते हैं ना कि शक्ल देखना तो दूर की बात, मानसिक रूप से भी उसको याद करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन जब संजय को छोड़ करके कारणवश वह वापस शहर जाती है, कलकत्ता और कानपुर के बीच की पूरी कहानी और निशीथ संजय के बीच दीपा का अंतर्द्वंद, संजय के पास जाकर के संजय को अपना मान करके उसे लगता है ये प्यार सच है। और पूरी कहानी पढ़ने के बाद में आप लोगों को पता लगेगा कि आखिरकार एक प्रश्नवाचक चिन्ह पूरी कहानी छोड़ गई है कि सच है क्या, किसके प्रेम को सच माने, निशीथ के प्रेम को सच माने दीपा, या संजय के प्रेम को सच माने। और ये द्वंद्व न
केवल अकेली दीपा का है, वरन इससे युवा अवस्था में और उसके बाद अनेक पुरुष वर्ग और महिला वर्ग प्रभावित होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में रखी गई कहानियां या जो भी साहित्य नया जोड़ा गया है, उसका एक संदेश है, उसका एक मैसेज है, उसकी एक सीख है कि हम उसको कहीं ना कहीं आत्मसात करें, उसे समझने की कोशिश करें। और यहां पर नारी के उस मृदुल स्वभाव और उस मृदुल मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया गया है, जहां पर वह तनावग्रस्त है और वह तय नहीं कर पा रही कि सच क्या है। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी का सच क्या है, लेकिन लास्ट में अभी हम आगे बढ़ते हैं, कहानी तक पहुंचते हैं। आगे, यदि मानव संवेदना को मानव सापेक्ष रूप में नहीं देखा गया तो वह दृष्टि अंततः एक पक्षीय होगी। आगे, इसलिए मन्नू भंडारी की मैं हार गई, यही सच है, क्षय, सजा, रेत की दीवार जैसी कहानियों को नारी संवेदना की कहानियां कहकर सीमित संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। आप समझ गए होंगे, यही सच है कहानी को। अभी अभी मैंने कहा है, उसी बात को आप लोगों तक दोहराता हूं, यही सच है कहानी को। केवल नारी की, केवल एक स्त्री की पीड़ा नहीं कह सकते, ये तो प्रेम का द्वंद्व है, जो पुरुष के साथ भी हो सकता है, एक बच्चे के साथ भी हो सकता है। आप याद करिए, बचपन में जब गुड्डा गुड़ियों से प्रेम करते थे, उसके थोड़े दिन बाद हम छोटे छोटे जो टमी होते थे उनको प्रेम करते थे, टॉमी पिल्लों को भूल गए। बड़ा द्वंद्व हमारे साथ में होता था। उस घर में जब खरगोश हो तो त्रिध्रुवीय प्रेम हो जाता था। वहां पर कैसे तय करें, किसको प्रेम करें, ये चीज यहां पर ये तय करती है, ये पंक्ति, कि केवल ये स्त्री मन की ही व्यथा नहीं है, ये बड़ा कोमल सा भाव है। और कहते हैं प्रेम शाश्वत है, प्रेम शाश्वत है, अजर है, अमर है, कबीरा के जमाने से चला आया और आज तक बदस्तूर बना हुआ है। जब तक सृष्टि है, जब तक प्रकृति है, तब तक प्रेम है, और जब तक प्रेम है तब तक द्वंद्व है। एक स्त्री के लिए इसका दूसरा पक्ष भी हम जानने की कोशिश करें तो बड़ा मुश्किल होता है पूरी परिवार व्यवस्था में कि वो किसके प्रेम को वरीयता दे। आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं मूल विषय तक। मन्नू भंडारी की मैं हार गई कहानी ने पहली बार आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया था। उनका पहला कहानी संग्रह मैं हार गई शीर्षक से 1957 में प्रकाशित हुआ था। यह आपको नोटिस करना है, यह आपको ध्यान में रखना है कि उनका पहला कहानी संग्रह कौन सा था। मैं हार गई कब प्रकाशित हुआ? 1957 में, 1957। नेक्स्ट, आरंभ से ही उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक वर्जनाओं को, वर्जना कहते हैं निषेध को, मनाही को, रिस्ट्रिक्शंस को, धार्मिक वर्जनाओं का अपनी कहानियों में विरोध किया है। उनके स्त्री पात्र परंपरागत संस्कारों के प्रति विद्रोह करते हैं, ये बात ध्यान रखने योग्य है। उनके स्त्री पात्र परंपरागत संस्कारों के प्रति विद्रोह करते हैं, इसका मतलब यह है संस्कारों से हीन हो जाना नहीं। ऐसा कदापि ना समझें हम कि संस्कार विहीन हो जाना मन्नू भंडारी के स्त्री पात्र हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अपने समय संदर्भों के प्रति एक अबाधित खुलापन मन्नू भंडारी की कहानियों को उनकी समकालीन कथा लेखिकाओं से अलग करता है। कौन सी बात? अपने समय संदर्भों के प्रति एक अबाधित खुलापन मन्नू भंडारी की कहानियों को उनकी समकालीन लेखिकाओं से अलग करता है। मन्नू भंडारी उन कथा लेखिकाओं में अग्रणी हैं जो आधुनिकता की चुनौती स्वीकार करती हैं। उनकी कहानियों में नारी पात्र बायबी प्रेम में विश्वास नहीं करते और उनका प्रेम अशरीरी न होकर शरीरी होता है। बात आप तक पहुंच रही है, विस्तार नहीं देना, व्याख्या नहीं करनी, पूरी की पूरी बात समझ में आ रही है। मन्नू भंडारी एक संवेदनशील कथाकार हैं, इसलिए वे अपनी कहानियों में कथा को बड़ी कुशलता से बुनती हैं, पर उनकी बनावट कहीं भी सहजता को नहीं छोड़ती। उनके पास एक समर्थ भाषा और अभिव्यक्ति भंगिमा है। ये मन्नू भंडारी के कथा साहित्य के ऊपर लिखी गई सामान्य सी बातें हैं। अब ये मन्नू जी जो हैं, इन मन्नू जी का मूल नाम आप लोगों को पता लग जाना चाहिए, महेंद्र कुमारी। ये महेंद्र कुमारी है और हम ये जानते हैं कि कथाकार जिस द्वंद्व को, जिस पीड़ा को, जिस समस्या को देखता है, भोगता है, आत्मसात करता है, मूल्यांकन करता है, उसके बारे में समाज को सावधान और सावचेत करने के अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन जरूर करता है। और यही सूचना कहीं ना कहीं इस पूरे साहित्य प्रेमी जो युवा वर्ग है उस तक पहुंचे।
यही सच है कहानी मूल रूप से शुरू हो गई, और आपको पता लग जाना चाहिए यही सच है पर रजनीगंधा नाम से बासु चटर्जी ने फिल्म भी बनाई है। ठीक है, वो अमोल पालेकर लिखा हुआ है किताब में, किसी ने, अमोल पालेकर नहीं है, बासु चटर्जी के नाम से उन्होंने बनाई थी ये रजनीगंधा के नाम से। यही सच है कहानी लंबे अरसे तक चर्चित रही और इस कहानी पर रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बनी है। यह कहानी दीपा की साहसिकता के कारण सामान्य प्रेम कहानियों से भिन्न है। कहानी दीपा की दुविधा को बड़ी कुशलता से उभारती है, क्योंकि दीपा के लिए यह तय कर पाना कठिन है कि वह संजय को अधिक प्यार करती है या निशीथ को। दोनों पात्र हैं। कहानी के मूल विषय वस्तु तक पहुंच गए हैं हम, और मूल विषय वस्तु को हम शुरू कर रहे हैं। उससे पूर्व हमें पात्रों के नाम पता लग जाने चाहिए। पूरी की पूरी कहानी 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां पर इस कहानी का मुख्य पात्र है दीपा। दीपा के साथ में है निशीथ और संजय। तो तीनों पात्रों के नाम हमें पता लग गए हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, यह कहानी दीपा की साहसिकता के कारण सामान्य प्रेम कहानियों से भिन्न है। कहानी दीपा की दुविधा को बड़ी कुशलता से उभारती है, क्योंकि दीपा के लिए यह तय कर पाना कठिन है कि वह संजय को अधिक प्यार करती है या निशीथ को। किंतु जब वह संजय के साथ होती है तो उसे लगता है कि वही सच है, जबकि वह निशीथ के साथ होती है तो उसे महसूस होता है कि यही सच है। उसकी यही दुविधा कहानी का केंद्रीय बिंदु है, जो संकेत करता है कि क्षण की अनुभूति ही सच है। नोटिस प्लीज, जो लिख दिया गया है, ये इस पूरी कहानी का ताना बाना जो बुना गया है, वो इस बात को बताने के लिए बुना गया है कि क्षण की अनुभूति ही सच है। आप अज्ञेय की उस बात को नहीं भूल सकते जहां पर क्षणवाद की प्रतिष्ठा अज्ञेय अपनी कविताओं के अंतर्गत करते हैं। अज्ञेय की आलोचना होती है तमाम तरीके से, लेकिन अज्ञेय जितने बड़े कवि हैं, उस कवि को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मनोविज्ञान के भीतर, मनोविश्लेषणवाद के भीतर। एक नया टॉपिक स्कूल व्याख्याता में जुड़ा है। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र कुमार 3 बड़े हस्ताक्षर हैं जो उस मनोविश्लेषणवादी पूरे के पूरे मनोवैज्ञानिक तथ्य को, सिद्धांत को साथ में लेकर के अपने काव्य का सृजन करते हैं। यहां पर कौन सी बात सच बताई है? तो आपका जवाब होगा, सर यहां पर क्षण की अनुभूति सच बताई है। क्षण की अनुभूति सच है। लेट्स रिपीट। आइए, जब वह संजय के साथ होती है तो उसे लगता है वही सच है, जबकि वह निशीथ के साथ होती है तो उसे महसूस होता है कि यही सच है। उसकी यही दुविधा कहानी का केंद्रीय बिंदु है, जो संकेत करता है कि क्षण की अनुभूति ही सच है। आगे, इस कहानी में चित्रित प्रेम का स्वरूप रोमांटिक ना होकर आधुनिक है। ध्यान रखेंगे, रोमांटिक ना होकर के कैसा प्रेम चित्रित किया मन्नू जी ने इसमें? आधुनिक। शाश्वत ना होकर के क्षणिक है। इस कहानी के बारे में राजेंद्र यादव ने कहा है, वेरी गुड, क्या कहा है राजेंद्र यादव ने? इस कहानी के बारे में राजेंद्र यादव ने कहा है कि वह 2 प्रेमियों और एक प्रेमिका की त्रिकोणात्मक कहानी नहीं है। त्रिकोणात्मक कहानी नहीं है। त्रिकोणात्मक फॉर्मूला स्थूलता से यह कहानी बहुत आगे जा चुकी है। यही सच है संक्रमण काल की 2 विरोधी मनस्थितियों, संक्रमण काल की 2 विरोधी मनस्थितियों, अतीत और वर्तमान के, जिसमें अतीत और वर्तमान दोनों ही सार्थक और असार्थक के मिले जुले रूप हैं। जो भूत है, जो जी लिया और जो जी रहे हैं। मानसिक रूप से तैयार होइए आप इसके लिए। अतीत और वर्तमान, जिसके अतीत और वर्तमान दोनों ही सार्थक और असार्थक के मिले जुले रूप हैं, संजय और इनमें से एक को स्वीकार कर सकने के द्वंद्व की कहानी है। इस कहानी में मन्नू जी ने प्रेम के उस रूप को उजागर किया है जो क्षण की अनुभूति को सच मानकर भी जीवन में कुछ ऐसा है जो शेष रह जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इस कहानी में मन्नू जी ने प्रेम के उस रूप को उजागर किया है। यही सच है कहानी का प्रतिपाद्य, यही सच है कहानी का मूल भाव, यही सच है कहानी का केंद्रीय भाव आपके समक्ष।
इस कहानी में मन्नू जी ने क्षण की अनुभूति के साथ साथ प्रेम के उस रूप को उजागर किया है जो क्षण की अनुभूति को सच मानकर भी जीवन में कुछ ऐसा है जो शेष रह जाता है, बाकी रह जाता है, अधूरा रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है। और सच बात यह है कि पूर्ण होना तो विनाश की तरफ ले जाता है। अपूर्ण होना चाहिए, रिक्त स्थान होना चाहिए, और उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पूरे जीवन प्रयास करते रहना चाहिए। तब तो जीवन जीना है, अन्यथा जीवन काटना है। जहां फुल स्टॉप लग गया जिंदगी वहीं पर ठहर जाती है, और ठहरी हुई जिंदगी ना तो खुद को अच्छी लगती और ना परिवेश के अन्य प्राणियों को अच्छी लगती। वापस लौटेंगे आगे। दीपा के लिए क्या करूं क्या ना करूं का चयन आज के जटिल परिवेश में कठिन है, पर दीपा इस स्थिति से पलायन नहीं करती। वह संजय और निशीथ के बीच डोलती रहती है, पर दोनों के सच को स्वीकार करती है। दीपा में साहसहीनता नहीं है। कायर नहीं कह सकते उसको, डेयरलेस नहीं कह सकते उसको। इस कहानी में एक महिला कहानीकार ने आधुनिकता की चुनौती को स्वीकारा है, जिसका साक्ष्य स्त्री और पुरुष के परस्पर संबंधों में मिल जाता है। इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। और इस कहानी में प्रेम के पुराने त्रिकोण को नई दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी कहते हैं कि इस कहानी में दीपा की दुखती रग पर हाथ अवश्य रखा गया है, और इस स्पर्श में आत्मीयता, सूक्ष्मता, तरलता, सुकुमारता भी है। लेकिन आत्मीयता के क्षण अनकहे रह जाते हैं, अनबुझे नहीं रह सकते हैं। आत्मीयता के क्षण को बयां कर पाना यह तो 100% संभव नहीं है, लेकिन उसको समझा जरूर जा सकता है। यदि आपका लगाव है, यदि आपका प्रेम है, यदि आपके मन में अपनों के लिए, अपने के लिए, अपनी के लिए कुछ कोमल सा, कुछ मृदुल सा धड़कता है, तो उसे समझा जरूर जा सकता है। शब्दों में बयां किया जाए या ना किया जाए, यह कतई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट। इस कहानी में दीपा पहले निशीथ को प्यार करती है, पर संजय के संपर्क में आने पर वह निशीथ को भूल जाती है। एक इंटरव्यू के सिलसिले में कलकत्ता जाने पर उसकी भेंट निशीथ से होती है। निशीथ उसकी मदद करता है और उसके प्रति आत्मीयता भी दिखाता है। वह भी दीपा को भूला नहीं है और अभी तक अकेला है। इससे ही दीपा को लगता है कि पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है। कितनी कोमल सी कहानी आप लोगों तक दी है। मैं सच कह रहा हूं, बड़े मनोयोग से यह पाठ्यक्रम तैयार किया होगा कि यदि अनुभूति के स्तर पर इस कहानी को जाकर के पढ़ें, इसकी मूल संवेदना तक पहुंचने की कोशिश करें, तो कोई भी ऐसा तथ्य नहीं जो कठिन है और पूरी की पूरी मानसिक रूप से हम लोगों को झकझोरने पर मजबूर करती है। एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी कट्टरता नहीं होनी चाहिए। आप सहृदय होकर के जब इस कहानी का अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। इस कहानी में दीपा पहले निशीथ को प्यार करती है। संजय के संपर्क में आने पर वह निशीथ को भूल जाती है। एक इंटरव्यू के सिलसिले में कलकत्ता जाने पर उसकी भेंट निशीथ से होती है। निशीथ उसकी मदद करता है, उसके प्रति आत्मीयता भी दिखाता है। वह भी दीपा को भूला नहीं है और अभी तक अकेला है। इससे ही दीपा को लगता है कि पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है और वास्तविक भी। आप दीपा की मन स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करिए। क्या कह रही है? एक महिला कवित्री हैं, बहुत शानदार उन्होंने लिखा है हिंदी में। आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मत वाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में। शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। ये वही प्यार, वही एहसास महसूस कर रही है दीपा इस समय पर। किंतु वापस कानपुर लौटकर जब वह संजय को अनुपस्थित पाती है तो राहत महसूस करती है और निशीथ को पत्र भी लिखती है। किंतु जब संजय उसके सामने आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह संजय की बाहों में कसती चली जाती है। उसे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सच है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। ऐसा ही उसने निशीथ के साथ महसूस किया था। प्रेम शाश्वत है। हम इसे संकीर्णता के दायरे में समेट करके और पढ़ नहीं सकते। प्रेम शाश्वत है, सतत है। मधुरेश ने इस कहानी की व्याख्या करते हुए कहा है, बहुत बड़े आलोचक हैं,
नैतिक अनैतिक से परे वह वस्तुतः वर्तमान को पकड़ और भोग लेने वाला वह क्षणवादी दर्शन है, अस्तित्ववाद के अंतर्गत, जिसे खूब बड़ा चढ़ा करके प्रचारित किया गया है। अतीत और वर्तमान से कटकर दीपा पूरी तरह वर्तमान को ही समर्पित है। इसलिए जो भी उसके सामने होता, संजय या निशीथ, वही सच होता है, वही सच होता है। विचार के स्तर पर दीपा एक बेहद दुर्बल युवती है जो यह निर्णय नहीं कर पाती कि सच्चा क्या है, पर नए शिल्प में बुनी गई यह एक प्रभावशाली कहानी है। इससे किसी प्रकार डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, इससे किसी प्रकार अपने को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, एक नई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है कि आप में से कोई निशीथ संजय बन जाए, कोई दीपा बन जाए। फिल्म देखने के बाद आप लोग ये महसूस करते हैं, जब वास्तविक जीवन में आ जाते हैं, कि वो तो फिल्म थी। ठीक वैसे ही आप इसको वैचारिक स्तर पर समझ सकते हैं जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट, और यहां से शुरू होती है हमारी मूल कहानी। आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 पात्र हैं, दीपा, निशीथ और संजय। कहानी घूमती है कलकत्ता और कानपुर के इर्द गिर्द। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं यहां से। कानपुर की बात है। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक ही मुझे समय का एहसास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देशी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसती सी नजर से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर यह कोई आज की ही बात है? हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है। इंतजार किसी अपने का, जिसने किया वो जाने। गूंगे के गुड़ के समान है, नहीं किया वो ना जाने। ठीक, इंतजार। नहीं आना था नारी सुलभ स्त्री के कोमल मन के भाव। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर यह कोई आज की ही बात है? हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूं कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूं। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है? थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं? मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूं, पर मन है कि लगता नहीं। इसको एक फिल्म के नाम पर ले जाइए, दिल है कि मानता नहीं। अंदर के भाव कुछ और है, बयां कुछ और कर रही है, और बयां कुछ और क्या, खींच आने के बाद भी छोड़ देती ना। काय को वेट किया? नहीं, कोई जबरदस्ती कर रहा है नहीं ना। लेकिन भीतर के जो भाव हैं, भीतर के जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जब वो वेट कर रहे हैं किसी का, तो आप हठ धर्मिता से उन्हें मार नहीं सकते। कहते ना, अंदर का जो इंसान होता है वो कभी नहीं मरता। ठीक वैसे ही तभी मेहता साहब नहीं, आगे पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए कांटे पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, बह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? यानी दीपा लिटरेचर की है ऐसा पता लग रहा है। ठीक है, नहीं अभी नहीं, पीछे आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूं, वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही हैं। यूं तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती हैं। मत भेजा करो ऐसे आस पड़ोस में। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वह तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आजादी से घूम फिर सकती थी? यानी बातों में लगा लेती। खट 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 3 बार खटकी ध्वनि है, वही परिचित पद ध्वनि है, पैरों की आवाज। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तकों में केंद्रित कर लेती हूं। यानी ड्रामा स्टार्ट। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। अब जिसने रजनीगंधा के फूल नहीं देखे वो कल्पना भी नहीं कर सकता।
रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूं पर मुस्कुराकर उसका स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? प्रेम सुलभ प्रतिक्रिया और क्रिया जो सामान्य रूप से होती है। रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर? रुखाई से मैं कहती हूं, सामान्य स्त्री सुलभ जवाब। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंस गया, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी तो नहीं लगता। शुरुआत में थोड़ा क्रोध होगा, गुस्सा होगा, आफ्टर देन क्या होगा? लेट्स रीड, पढ़ते हैं। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है। बस मेरी ही नहीं, हर नारी की यही पीड़ा है। प्रत्येक नारी की यही पीड़ा है कि तुझे सबकी चिंता है, मेरी नहीं। वही हाल दीपा का है, कोई नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है। बस मेरी ही नहीं, पर कह कुछ नहीं पाती। एकटक उसके चेहरों की ओर देखती रहती हूं। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता तो अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखलाएगा। वह जानता है जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाने लगता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल न रहें तो पढ़ने में मन लगता है, न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। क्या है इसके मायने? क्या इस प्रेम में फूलों की महती भूमिका है? नहीं। इस प्रेम में दीपा की पसंद को वरीयता दी जा रही है। सामान्य रूप से प्रेम के दौरान यही है, जो उसको पसंद है गाना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से यही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में उसे ही भूल गई थी। सुनो, ईरा ने लिखा है, किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें जब जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह यह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं उससे दूर? ये लो, ये भी मरण है। बेचारा उसकी खुशी में खुशी है, वो जिससे खुश है उससे खुश है वो। लेकिन दिक्कत यही, नारी मन की इस व्यथा को कौन समझे साहब? क्या सोच रही है मन में? देखो आप, ये चाहता है मैं इससे दूर चली जाऊं, जबकि उसके मन में ये होगा भी नहीं। वो ये चाहता है कि दीपा खुश होगी जॉब मिलने के बाद। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अभी तभी उससे दूर तभी सुनाई देता है, तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो सच मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहां की रोज रोज की किचकिच से तो मेरा मन अब ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। ध्यान रहे, यहां पर इस प्रकार का स्टेटमेंट, यहां की रोज रोज की किचकिच से तो मेरा मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। यहां पर एक बात गौर करने की है कि ये किसने कहा। दीपा तो एक पात्र है, उसके इर्द गिर्द दो हैं, एक तो है संजय और दूसरा है निशीथ। ये कथन किसका है?
यही सच है कहानी में, यह कथन किसका है? पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। यानी शाम को दोनों साथ साथ घूमते फिरते हैं, बातें करते हैं, अटखेलियां करते हैं, XYZ आगे बढ़ाएं। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बातें सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। सामान्य प्रेम से लेकर के दीपा के प्रेम तक यही की यही स्थिति। और प्रेम के दौरान प्रेमालाप में और कुछ बहुत ज्यादा तरजीह वरीयता नहीं दी जाती। ये सामान्य सी बातें ही होती हैं, लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे की उपस्थिति जो एहसास कराती है वह कह सकते हैं कि प्रेम का वह असीम आनंद है जिसके लिए ये प्रेम शाश्वत धरती पर, दुनिया में, सृष्टि में, प्रकृति में बना हुआ है। एक दूसरे की उपस्थिति। यहां पर जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूं, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है, पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे। मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देती है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं, वहां किसी जान पहचान से इन्फ्लुएंस डलवाला न जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहां ईरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो दूसरी बात है। असहाय सी मैं कहती हूं। कथा नायिका कौन है? दीपा। और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निशीत भी तो वही है? जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब, आखिर था जो राजदा अपना। गालिब का बहुत बढ़िया शेर है। आप अपने प्रेम की चर्चा यार दोस्तों से करोगे तो हो सकता है अपना आप प्रेम खो बैठो। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब, आखिर था जो राजदा अपना। जिसको हम राज की बातें बताया करते थे वो रकीब बन गया, प्रेम का प्रतिद्वंदी बन गया। वाहरी दीपा और वाहरे संजय। आइए आगे चले। किसने कहा निशीत भी तो वही है? किसने कहा निशीत भी तो वही है? संजय ने। होगा, मुझे क्या करना उससे? होगा, मुझे क्या करना उससे? मैं एकदम ही बन्ना कर जवाब देती हूं। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है। और मैं भवक पड़ती हूं। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूं कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। रटा पिटा सा डायलॉग, एकदम सहज सामान्य स्टेटमेंट। मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना? हाँ, दोबारा मत करना मुझसे ऐसी बातें। यही तो कह रही है। और मैं भवक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूं, उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह की मजाक जरा भी पसंद नहीं है। और वो क्या करेगा? हंसेगा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। सामान्य सी बात है, यही होगा। पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झटक कर हाथ हटा देती हूं। सामान्य प्रतिक्रिया। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहां जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुड़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है ये बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकत पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही। फिर कानपुर जैसी जगह। कहां चल रहा है संजय से ये संवाद? कहानी की शुरुआत में याद करिए, गहरे काले अक्षरों में कानपुर था। बड़ी रोचक है कहानी। आपको नहीं लगे अच्छी बात, मुझे लग रही है। हाँ, चलिए। कमरे पर लौटकर मैं उसे बैठने की कहती हूं। राम लखन क्या कह रहे हैं आप द्वारा कहानी में उतरकर समझाना, वाह क्या खूब है। थैंक यू मेरे भाई, पढ़ते रहो। कमरे पर लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूं, पर वह बैठता नहीं।
बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है, मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। स्टेटमेंट ध्यान रखिए, मैं बाहर आकर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूं, यहां से उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। किसके संबंध में कहा गया है? किसके संबंध में कहा गया है? नेक्स्ट, संजय के संबंध में जवाब सही दे रहे हैं आप। रात में सोती हूं तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं। प्यार का एहसास सहला रही हैं, दुलरा रही हैं और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूं। एक नारी सुलभ लज्जा। आगे, मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था और फिर मेरे गालों को सहलाते उसने कहा था, मैं पागल हूं, निरी मूर्ख हूं। दीपा को पागल और निरी मूर्ख किसने कहा था? कहानी के मूल विषय वस्तु, मूल संवेदना, केंद्रीय भाव पर हम चर्चा कर चुके हैं। कहानी का विषय चल रहा है, कथा वस्तु चल रही है, वहां पर स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मैं पागल हूं, निरी मूर्ख हूं। दीपा को ये किसने कहा? संजय ने। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कानपुर। मैं जानती हूं संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूं। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? दीपा को पहला प्यार किस उम्र में हुआ था और किससे हुआ था? दीपा को पहला प्यार किस उम्र में हुआ था और किससे हुआ था? निशीथ से 18 वर्ष की उम्र में। लेट्स रिपीट, एक बार पुनः पढ़ रहा हूं मैं जानती हूं संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूं। उसकी याद मात्र से मेरा मन भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है। दीपा को समझाओ, प्यार तो प्यार होता है। 18 वर्ष की उम्र, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, यहां पर यह कोई किसी तरह की सीमा रेखा, विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। बचपन का प्यार बाल सुलभ चेष्टाओं का इकरार और बाल सुलभ चेष्टाओं का इनकार होता है। थोड़ा और बड़े होकर के आंखों का शर्माना, लजाना, झुक जाना, कोई आंखों में इकरार कर लेता है, कोई आंखों में इनकार कर देता है। बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रहकर सवाल कर देता है। उम्र के किस पड़ाव का प्यार इसे कहोगे आप याद करिए, किस पड़ाव का प्यार इसे कहोगे? इसलिए प्यार की परिभाषा नहीं दी जा सकती, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। नेक्स्ट, फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश भरा रहता है पर स्थायित्व नहीं। स्थायित्व प्यार में होता ही नहीं दीपा। नहीं, यदि चंचलता नहीं होगी, अस्थिरता नहीं होगी तो फिर जीवन कैसे कटेगा? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है और उसे बाद आंसुओं और सिसकियों का दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेक संकल्प और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सब को भूलने में एक दिन नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थे, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थे जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था।
ठीक है, तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। दीपा किसको पाते ही किसको भूली है, यहां तक कहानी के इस मोड़ तक। बड़ी प्यारी सी मानसिकता की स्थिति है दीपा की। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई, मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशीथ की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूं वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। दीपा का पहला प्यार कौन था? दीपा का पहला प्यार कौन था? संजय या निशीथ, अथवा दोनों, या खुद? कौन था दीपा का पहला प्यार? निशीथ। क्या कह रहे हैं रामकिशन, पढ़ाना नहीं आता? सर आप कहते थे आपको पढ़ाना नहीं आता, आज जाना किस तरह से पढ़ा जाता है। वेरी गुड, इस तरह से पढ़ा जाता है। धन्यवाद रामकिशन भाई, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। ध्यान रखना मित्रों, पैराग्राफ को दोबारा पढ़ रहा हूं स्टार्टिंग से। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, कहानी का आधा हिस्सा भी नहीं है अभी, भविष्य की मेरी अनेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूं, या वह अपने ऑफिस की या मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वास्तविक सी बात है, सामान्य जीवन शैली की बातें होंगी। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है, सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं, हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशीथ ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूं। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता, आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कहीं का, दुष्ट कहीं का। सामान्य सी बातें हैं, स्वाभाविक बातें हैं। आगे, और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोमल स्थान है। छी छी, मैं उससे नफरत करती हूं, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। दीपा ने किसके प्रेम को खिलवाड़ की संज्ञा दी है? निशीथ के प्रेम को। आगे, संजय यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती? यदि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती होती तो तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूं बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं, बहुत बहुत प्यार करती हूं। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीथ का प्यार तो छल मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। पहला स्टेप। आगे, कानपुर। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, सच बड़ा डर लग रहा है। कैसे क्या होगा? मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूं कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती है। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। सच अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूं अकेली घूम फिर भी लेती हूँ। तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। सच कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता में भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता।
कलकत्ता पहुंच गई हैं मैडम दीपा। आइए कहानी को आगे बढ़ाएं। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढ रही हूं, ढूंढती हूं। वह कहती है, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूं। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूं। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूं। पीछे देखती हूं तो ईरा खड़ी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस जगह पर, यहां पर यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से निशीथ या संजय की तरफ प्रश्न के दौरान जा सकता है। लेकिन ना तो ये निशीथ है और ना ये संजय। ये कौन है? आप एक बार को हटा करके देखिए मैंने क्या पढ़ा। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूं। यहां पर दीपा किसके स्पर्श से बुरी तरह चौंक जाती है? प्रश्न आपकी तरफ, किसके स्पर्श से बुरी तरह चौंक जाती है? स्वाभाविक है आपका जवाब आएगा या तो संजय या निशीथ। लेकिन ना तो ये संजय है ना ये निशीथ है, ये है ईरा। ध्यान रखना है। ले आगे बढ़ाएंगे। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूं, सच तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुंचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। एक बात यहां पर कहानी को बीच में रोक करके, इसमें ईरा नामक पात्र भी जुड़ा है। ईरा नहीं, ईरा, है ना? ईला नहीं, ईरा। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूं, सच तुझे ना देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुंचूंगी। किसने कहा? किससे कहा? दीपा ने कहा, ईरा से कहा। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूं। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तनमन को एक ताजगी से भर देती हैं। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूं। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूं। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूं, बड़े बड़े जहाजों को देखती हूं। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूं। कहां पटना और कानपुर और यहां यह कलकत्ता। सच मैंने बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीर कर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क पर मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों ईरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो सच बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर, फालतू में परेशान हो रही है। हाँ, सच्ची दोस्त, अच्छी दोस्त, ऐसा होना भी चाहिए। यदि टेंशन हो मित्र को तो उसे तसल्ली देनी चाहिए। काहे की टेंशन, काहे इंटरव्यू में पूछेगा का? जो तुम्हें आता है वो पूछेगा। व्यक्तित्व परीक्षण है, यही ईरा समझा रही है इसको, पर्सनालिटी टेस्ट है। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे। जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूं। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूं। किसका कथन है? ध्यान रखना है, किसका कथन है? ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले मुझे अफसोस हुआ था, वह होते तो कुछ मदद ही करते। फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। यहाँ दौरे पर जाने की बात यानी कहीं टूर पर गए होंगे, दिल का दौरा नहीं पड़ा, ये ध्यान रखना आप, है ना? उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहां निशीथ दिखाई देता है। मैं शक पकाकर नजर घुमा लेती हूं, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुंचता है। विवश होकर मैं रुक गया हूं, आप भी रुक गए होंगे और रुकना भी चाहिए। इंटरवेल आ गया है।
शाम को ईरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहां निशीथ दिखाई देता है। मैं सक पकाकर नजर घुमा लेती हूं, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुंचता है। बेवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा के पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। ईरा उसे पास की कुर्सी पर, निशीथ को पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहां हो? जवाब ईरा देती है। कौन पूछ रहा है इन सवालों को? कब आई? अभी ठहरोगी? ठहरी कहां हो? जवाब ईरा देती है। मैं देख रही हूं निशीथ बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक चल रहा? उसका रंग स्याह पड़ गया है, वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। कौन आता है? निशीथ। वेरी गुड। ईरा ही उससे बात कर रही है, मानो वह ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। कितने बजे का प्रॉमिस किया है? 9 बजे का। पूरे 3 साल बाद निशीथ का यूं मिलना। निशीथ से दीपा कितने साल बाद मिलती है? निशीथ से दीपा कितने साल बाद मिलती। हम केवल विषय वस्तु पर, कथानक पर बात कर रहे हैं, अभी इसकी समीक्षा बाकी है। पूरे 3 साल बाद निशीथ का यूं मिलना, न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। कितना दुबला हो गया है निशीथ। व्हाट आर यू थिंकिंग मिस दीपा? आपका प्रश्न होना चाहिए उससे। अभी क्या चल रहा था? अभी क्या चल रहा था? अब कौन सा कोमल सा भाव इसके निशीथ के प्रति दीपा के मन में उपजा है ना? कितना दुबला हो गया है निशीथ। कहीं ना कहीं एक टेंशन है, चिंता है। लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा इसे। वाह, सल्यूट है इस नारी मन को, इस स्त्री मन को सलाम है। कहीं मुझसे बिछड़ने का, मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा इसे। कल्पना चाहे कितनी ही मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूं यह झूठ है। मित्रों, एक बार पुनः पढ़ेंगे इसको। कल्पना चाहे कितनी ही मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली ही क्यों ना हो, पर मैं जानती हूं यह झूठ है। यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उससे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता प्रवेश करने लगी है दिल में। कुछ सकारात्मक विचार आने लगे हैं वापस निशीथ के प्रति। मैं जानती हूं झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उससे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओ क्यों नहीं, मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। जरा उसका खिसियाना तो देखती। वह भी वह कल भी आएगा। सच, मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उससे नफरत करती हूं। आई हेट यू। दिखना भी मत मुझे, नजर मत आ जाना, खून पी जाऊंगी तेरा। लेकिन क्या है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूं। और है क्या? हाँ, अच्छा है, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी मैं संजय से विवाह करने वाली हूं। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब भूल चुकी हूं। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूं और उसे इस जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। मैं कभी माफ नहीं कर सकती आपको। क्या दीपा, यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही है कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीथ ने विवाह क्यों नहीं किया। क्या करे ना करे, मुझे क्या,
बताइए द्वंद्व चल रहा है या नहीं? बताइए द्वंद्व चल रहा है या नहीं? मानसिक द्वंद्व चल रहा है या नहीं? जब तू निशीथ से नफरत करती है, तुझे उसका चेहरा देखना पसंद नहीं है, फिर काहे को इतनी बातें सोच रही है? हाँ, यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही है कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीथ ने विवाह क्यों नहीं किया? करे ना करे, मुझे क्या? क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? अरे पगली, आगे कह रही है, मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए इस समय, जबकि मुझे तुम्हारी इतनी 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 कितनी कितनी इतनी इतनी बच्चियां, सामान्य स्त्री सुलभ बात, महिला सुलभ बात। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए इस समय, जबकि मुझे तुम्हारी इतनी इतनी याद आ रही है। बताओ मैं क्या करूं? नौकरी पाना, कलकत्ता, नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी तक के लिए खुद मिनिस्टर सिफारिश करने पहुंच जाती हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निशीथ सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहां तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों में है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह यह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा। आखिर क्यों? बताइए, निशीथ क्या दीपा से नफरत करता था? जिस तरह दीपा ने संजय के प्यार को पाकर निशीथ के प्रति जो विचार रखे थे, जो मानसिकता रखी थी, क्या निशीथ भी दीपा के प्रति वही भाव रखता था? हमें किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना, हमें भेदभाव में नहीं पड़ना, हमें स्त्री पुरुष के प्रेम के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींचनी, लेकिन सिर्फ इतना जानना है, सिर्फ इतना समझना है, क्या निशीथ के मन में भी ये विचार आ रहे थे? नहीं। इसका जवाब होगा नहीं। यदि आ रहे होते तो निशीथ अब इसके इंटरव्यू के लिए इतने जैक जुगाड़ नहीं लगाता। लेकिन बहुत कुछ बाकी है, आइए। कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास ना आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशीथ टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वह समय के पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 बजे से पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता नहीं। व्हाट हैपेंड हियर? कंपेयर, तुलना, द्वंद्व की शुरुआत, और न केवल शुरुआत बल्कि द्वंद्व पटरी पर दौड़ पड़ा है। आइए वापस। उसे यूं चक्कर काटते देखकर मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे क्या करना होगा इसकी योजना भी बना डाली, और वहीं बैठे बैठे फोन से ऑफिस में सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं यह सब सुनकर वह दिलचस्पी लेना कम ना कर दे। कौन सी दिलचस्पी? निशीथ क्या शिकार है? निशीथ केवल इसलिए जिस भावना से दीपा गुजर रही है, जिस दौर से, उस दौर से निशीथ गुजर रहा है क्या? नहीं। निशीथ के लिए वह उसका प्यार है, और प्यार के लिए ये काम करना वह अपना नैतिक दायित्व मान रहा है। जबकि उसके भीतर क्या चल रहा है हम सब पढ़ पा रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं इसको। नकार भी नहीं पाती। सारा दिन में उसके साथ ये नौकरी कितनी आवश्यक है, यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा, हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूं, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो क्वेश्चन मार्क, इस समय संजय होता तो क्वेश्चन मार्क।
मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती और वह बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूं। यंत्र चालित मशीनीकृत से मेरे हाथ जुड़ जाते, वह लौट पड़ता और मैं ठगी सी देखती रहती हूं। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूं। यहां वे फूल नहीं है तो मैं मुझे बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कह रहे हो। 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे नहीं दे पाई, पर निशीत ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो ही गया है। मैं जानती हूं यह सब निशीत की वजह से ही हुआ। ढलते सूरज की धूप निशीत के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीत इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। इतने दिन बाद निशीत एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। ध्यान रखना है, आगे बढ़ाते हैं। ठीक, मैंने देखा मुझसे ज्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूं ऐसी कोई बात नहीं। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए क्या वह समझता है कि मैं उसकी मदद से नौकरी पाकर उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया उसे भूल जाऊंगी? असंभव, इम्पॉसिबल। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूं। प्रिय साथियों, ध्यान रखना है इस जगह पर। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। किस खुशी में पार्टी हो जाए? कौन कह रहा है? दीपा के सिलेक्शन की खुशी में पार्टी हो जाए, निशीत कह रहा है। आगे बढ़ाते हैं। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूं। मैं ईरा की ओर देखती हूं। वह प्रस्ताव का समर्थन पाक करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट, आगे बढ़ाते हैं इसको। मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूं। मुझे याद आता है निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था। वाह क्या बात है! निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूं। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूं। मेकअप पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम लगाई होगी, फेयर एंड लवली XYZ, सब कुछ तैयार हो रही है मैडम। और बार बार अपने को टोकती भी जाती हूं। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? कहानी का मोड़ आ गया है। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीत की हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। किसने कहा? किससे कहा? निशीत ने कहा, दीपा से कहा। आज याद रख पाना बहुत आसान है, क्योंकि पहली कहानी, स्कूल लेक्चरर पाठ्यक्रम की पहली कहानी पढ़ रहे हैं और पहली कहानी में यही सच है। मैं दीपा, निशीत और संजय, ईरा, इन चारों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी कहना बहुत आसान है, बहुत सामान्य सी बात है कि ये निशीत का कथन है। परीक्षा कक्ष में जहां पर एक पेपर में व्याकरण के संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द योग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, पत्र व्यवहार, जिसमें आप लोग सृजनात्मक लेखन भी पढ़ेंगे, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, हिंदी साहित्य के इतिहास में काव्य की अलग विधाएं, काव्य शास्त्र में छंद, अलंकार, रस, उसके बाद MA लेवल का काव्य शास्त्र, जय हो, फिर मनोविज्ञान, तब ये बता पाना। इसलिए मैंने आपको कहा है
जितना समय आप रीट की तैयारी में से निकाल सकते हैं, भोजन की शुरुआत और भोजन के अंत की भांति आप लोगों को हिंदी के लिए निकालना चाहिए। रीट की एग्जाम आपकी जुलाई में हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके पास में अगस्त और सितंबर बचेगा। अगस्त और सितंबर में आप किसी भी विषय को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए मित्रों, सावधान रहिए, सावचेत रहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा ना हो जाए। आप लोगों को हिंदी को थोड़ा बहुत समय देते रहना चाहिए अपने विषय को। आगे आप स्वतंत्र और स्वच्छंद हैं। कहना मेरा काम, बताना मेरा काम, सलाह देना मेरा काम, मानना नहीं मानना आपका। आगे बढ़ाइए। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं सचमुच ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशीथ बोला भी तो ऐसी बात जो अंदर तक छलनी कर गई। अभी तक तो मौन था और बोला भी तो ऐसी बात जिसने हिला करके रख दिया। सन्न सी रह गई मैं। कौन? दीपा। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और यह बिना अधिकार के ही ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूं, बल्कि एक पुलक में सेहरन महसूस करती हूं। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से संजय के साथ रही हूं। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीथ ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है यह कहने का कि तुम इसमें बहुत सुंदर लग रही हो? हाँ, क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? रिक्त स्थान नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, जाने कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूं। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूं आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम। निशीथ टैक्सी वाले को आदेश देता है। कहां जाते हैं? स्काई रूम। टुन की घंटी के 7 मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशीथ बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे वदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोद में पड़कर फरफराता है। क्या गजब का शब्द प्रयोग में लिया लाई है मन्नू जी, महेंद्र कुमारी जी। हाँ, वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है वह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस में भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूं। चाहकर भी मैं संजय की बात नहीं कह सकती, चाहकर भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूं। फिर भी बात मैं नहीं कह सकती। यह निशीथ कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यों कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें करते मुझे स्वयं पसंद नहीं है, पर आज जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूं कि जब निशीथ बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बातें सोचना भी कितना अनुचित है। पर मैं क्या करूं? जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूं अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं झटके से दाहिने ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से उतर पड़ती हूं मानो अंदर निशीथ मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी, इधर से नहीं उतरना चाहिए कभी। उसको दिशा का कोई लेना देना नहीं है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किधर से उतरना चाहिए, लेकिन उसे जल्दी से उतरना है, उसे जल्दी से उतरना है।
टैक्सी वाले ने कहा दीपा को, क्या कहा है, अजी इधर से नहीं उतरना चाहिए कभी। टैक्सी वाला कहता है तो वह अपनी गलती का भान होता है। उधर निशीथ खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे आज मुझे देने चाहिए थे, लेकिन दिए क्यों नहीं, दे के देखती ना, टैक्सी के पैसे मुझे देने चाहिए थे, केवल ऑफर और केवल विचार दे देती ना, नौकरी लगी है तेरी, खुशी खुशी देना चाहिए था। पर दीपा है और महिला है, पैसे निकले क्या। पर अब क्या हो सकता था, चुपचाप हम दोनों अंदर आ जाते हैं, चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व भी मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नजरों से ऐसे बचाकर चलती हूं मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो, मानो मुझे कोई पकड़ ना ले। क्या सचमुच मुझे कोई अपराध हो गया है, आमने सामने मुझसे कोई अपराध हो गया है। आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूं, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे भी अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूं। दिल है कि मानता नहीं। वापस आइए। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? दीपा से क्या अपराध हो गया? दीपा से क्या अपराध हो गया? ध्यान रखना, आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूं, फिर भी उसका पार्ट भी वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे भी अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूं। हम दोनों के सामने बेरा कोल्ड कॉफी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशीथ कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूं। वारी पारखी, होठों का फड़फड़ाना, होठों की धड़कन भी महसूस कर रही है। आप देखिए अनुभव। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूं। वह जल्दी से कॉफी का स्ट्रा मुंह में लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इस समय वह क्या सोच रहा है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। बेचारा गरीब कुछ बोल ही नहीं रहा है और उसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव सारे विचार तेरे दिमाग में चल रहे हैं। कंक्लूजन भी निकाल लेगी। वाह, क्या मनोविज्ञान है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता मैं बेवकूफ हूं। किसके लिए कहा? निशीथ के लिए। मैं अच्छी तरह जानती हूं इस समय वे क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज 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 अवश्य ही वह बात आएगी। न आए यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए, अब उन पर कौन बात करे। नहीं करूंगी, पर उसे तो करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन, मैं तो नहीं करूंगी ऐसी बात, पर उसे तो करनी चाहिए। बेचारा निशीथ, लेट्स गो, उसे तो करनी चाहिए। मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ी है। मैं जल्दी ही संजय से विवाह, तोड़ा उसने था, बात भी उसी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूं और मुझे क्या पड़ी है। मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूं, और क्यों नहीं, मैं इसे अभी संजय की बात बता देती। पर जाने कैसी विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है कि जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूं। हो गई ना डिस्टर्ब। आपने कुछ कहा, कानों में ध्वनि गूंज रही है। बंदा बेचारा कुछ बोला नहीं। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा था, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूं। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए अंगुलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूं, और वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। ये तक पता लगा लिया कि ये पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। बताओ दीपा, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना।
ये निशीथ पूछना चाहता है। पूछेगा नहीं पूछेगा, निशीथ जाने परमात्मा जाने, पर बाहरी दीपा गजब। वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो आगे देखो, मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफरत करती हूं, मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफी पी ली तो यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात को भी की बात को भूल गई हूं, यह मत समझ लेना। हाँ, और एकाएक ही सब पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या असह्य अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के बेचित्र उभर आते हैं, जब घंटों समीप बैठे बैठे मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। एक विचित्र सी स्वप्निल सी दुनिया। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीप। कहानी का गोल्डन सेंटेंस, कहानी का गोल्डन सेंटेंस। लेट्स रिपीट, एक बार दोहराएंगे इसको। मैं कुछ बोलना भी चाहती थी तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीप। किसने कहा, कब कहा, कहां कहा? मेरे सामने तो पटना में दिख रहा होगा आप सबको। आज भी तो हम मौन हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूं, नहीं नहीं नहीं, पर काफी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशीथ मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छूट जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूं, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। ध्यान कहानी के इस हिस्से पर। खुद दीपा का मन डाइवर्ट हुआ है और डाइवर्ट होकर के निशीथ में बहुत कुछ अपना लगने लगा है, बहुत कुछ अपना लगने लगा है। ठीक है ना? आगे बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूं। फिर वही मौन, फिर वही दूरी, पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशीथ मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए ही सोना चाहती हूं, पर निशीथ है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। अपनी मजबूरी पर खींच जाती हूं। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहां भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशीथ अपने साथ लेकर गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। चारों ओर से वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा है। अब तुम तो यहां आ जाओगी। कहानी महत्वपूर्ण चल रही है, महत्वपूर्ण भाग चल रहा है इस समय पर। अब तुम तो यहां आ जाओगी। मेरी ओर देखकर उसने कहा, हां, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूं, वह भी मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती हैं और मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूं। तुम्हारे यहां आने से मैं बहुत खुश हूं।
मेरी सांस जहां की तहां रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूं, मानो कह रही हूं कि तुम कह क्यों नहीं देते निशीथ कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो, जो कुछ हो गया है उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीथ, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशीथ, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद तुम्हें प्यार करती हूं, शायद नहीं सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूं। मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूं, पर तुम्हारी नजरें तो लेक के पानी पर जमी हुई हैं। शांत मौन आत्मीयता के क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबूझे नहीं रह सकते। अंडरलाइन पहले से हुआ है। आत्मीयता के क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूं तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो, तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है, और लगता है मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से अधिक ढल गई है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशीथ की आवश्यक मीटिंग की बहुत सुनकर मैंने कह दिया कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या कहूं कि मैंने जबरदस्ती उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीथ आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशीथ आ रहा था। DDLJ झांकता निशीथ आ रहा था। पागल उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहां बाहर ही खड़ी हूं। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूं, आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा, और दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहां आ पहुंचा। मन करता है कुछ ऐसा करूं जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई? वह अंदर झांकते हुए पूछता है। हाँ, पानी वानी तो है। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूं। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। प्यार के संवाद, प्रेम के संवाद चल रहे। जगह मिल गई, सीट मिल गई, पानी वानी है। अरे कुछ और भी तो बोल भाई, वो बंदी एक्सपेक्ट कर रही है, कुछ और बोल। नहीं क्या? मैं खींच पड़ती हूं। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूं, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता, क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर देता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूं, पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया न आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नजर से मैं उसे देखती हूं, मानो कह रही हूं तुम ही चढ़ा दो। वाह, गजब का सेंटेंस, बहुत बढ़िया संवाद। बड़ी असहाय सी नजर से मैं कह रही हूं तुम ही चढ़ा दो। और वह धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूं। दरवाजे पर मैं खड़ी हूं और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर जाकर पहुंच की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तो मैं सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूं। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आती हैं। तुमसे बिछड़कर जिंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा हैं।
गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है, मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं समझ गई निशीथ, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलते निशीथ को देखती भर रहती हूं। गाड़ी के गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुंद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को झूठ भूलने का, बरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूं। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीथ के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूं। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब भी दूर होती जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे अपने घर से कहीं दूर दूर से ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूं। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूंगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूंगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूं कि तुम जीते हो, मैं हारी। संजय कहता था। सच मानना संजय, 2.5 साल से मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीथ को प्यार करती हूं और यह जानने के बाद एक दिन तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने, मैं चाहूं तो भी झूठ नहीं बोल सकती। क्या गजब की कहानी यहां तक पहुंची है। यही सच है। आइए, आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की ही नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशीथ को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। पर प्यार की बेसुध घड़ियां, बेविभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहां शब्द चूक जाते हैं हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुम्बनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तनमन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूं निशीथ के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की। तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। किसको पूरक माना है दीपा ने इस जगह पर? किसको पूरक माना है इस समय पर दीपा ने? पूरक माना है संजय को। परीक्षा तक ध्यान रखने वाली बातें। आइए, मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूं कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। थोड़ी देर पहले कुछ और कह रही थी बंदी। मैडम के अल्फाज कुछ और थे, अब कुछ और हैं। ठीक है, जो भी है,
हम चलते हैं। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो संजय से कहूंगी, कह सकूंगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं, छी, धिक्कार है ऐसे जीवन को। और आगे कहती है, नहीं जानती, यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौट कर अपना कमरा खोलती हूं तो देखती हूं सब कुछ ज्यों का त्यों है, सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए, कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर बिखर गए। आगे बढ़ती हूं तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है, संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था, दीपा तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूं, 5-6 दिन में लौट आऊंगा, तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है, लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूंगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशीत को पत्र लिखती हूं। उसकी उपस्थिति में जो हिचक मेरे होंठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर अपने आप ही टूट टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूं कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूं। साथ ही यह भी लिख देती हूं कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज थी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूं तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूं। रात में सोती हूं तो अनायास ही मेरी नजर सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूं। आज निशीत को पत्र लिखे चौथा दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डांकें निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती? डाक से ही उत्तर दे दिया उसने, समझ नहीं आता कैसे समय गुजारूं। समझ नहीं आता कैसे समय गुजारूं। आइए आगे। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है कि पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज भी मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशीत के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य मैं कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाती थी। लगता है यही बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधलका मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊं? लगता है जैसी मेरी राहें भटक गई, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूं भटकती रहूं? हार कर लौट पड़ती हूँ। कमरे पर आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि मैं खुश नहीं हो पाती। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है जीवन में, आपके साथ भी घटित हो सकता है। मानवीय स्वभाव है। जब हमें किसी का इंतजार हो, हम कोई एक्सपेक्टेशन में हो, और उस समय एक ऐसी खुशी जो उस हमारे एक्सपेक्टेशन के सामने गौण हो, हमें बहुत ज्यादा खुशी नहीं दे पाती। उस अपेक्षा की पूर्ति बहुत जरूरी है। यहां पर दीपा को इंतजार है या तो संजय का या निशीत के पत्र का। किसका है दीपा खुद जाने, लेकिन नौकरी लगने की जो सूचना उसे मिली है वो उसको खुशी नहीं हुई जो होनी चाहिए। कई बार लगता है ना, आजकल लगता नहीं है दिल मेरा, बस वो इसका दिल ही नहीं लग रहा अब कहीं भी। आइए, इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि मैं खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशीत भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम था? मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं, उस स्पर्श को मैं ब्रह्म में कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को कैसे ब्रह्म मान लूं जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के बेअन कहे क्षण
फिर फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूं, संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे ये घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फरफराते ये हरे पर्दे, यह बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान, सभी तो संजय के लाए हुए हैं। मेज पर रखा हुआ यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर ला कर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशीथ की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतना दूर रहकर भी महसूस करती हूं। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है, और मैं देखती हूं कि एकाएक एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशीथ बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता, वही घुटन लिए, वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, वही पर्दे, वही मेज, वही घड़ी। आखिर आज निशीथ का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि वे तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु निशीथ। अरे मूर्ख, ये क्यों लिख रहा है उसको? बेचारी छलनी हो जाएगी इसको पढ़कर। तो वो तार तुझे देना चाहिए था। ईरा को तूने फोन करके क्यों कहा? ईरा को सूचना क्यों दी कि तुम ये तार कर देना, उसको टेलीग्राम कर देना? तुम्हें देना चाहिए था। दीपा के मन में तो यही चल रहा है। लेकिन क्या गजब का पत्र है साहब। कह सकते हैं ना कि सब कुछ समाहित है इसमें। समझने की देर है। एक बार पुनः आप लोग इसको पढ़ें। प्रिय दीपा, तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि वह तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु निशीथ। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। पहेलियां निरंतर दिमागी रूप से। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप, मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूं। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुरात सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी इस तरह देखती हूं मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूं। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर मैं उससे लिपट जाती हूं। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहां चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? किसने कहा? संजय ने। तुम कहां चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। वहां पर ये पूरा पैराग्राफ नहीं आएगा, एक कथन आएगा कोई सा भी और पूछ लेगा, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहां चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए?
पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता, बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रति चुंबित। तो मित्रों, ये थी कहानी यही सच है मन्नू भंडारी की। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी, पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब इसकी समीक्षा के रूप में इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, इससे बनने वाले तमाम प्रश्न पढ़ेंगे। उसके लिए बने रहिए आपके अपने HKB यानी हिंदी की बात यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। ठीक है, अगली रचना के साथ मिलेंगे पुनः। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। भगवान आप सबके सपने पूरे करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी को।